हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फिजिकैम अकेडमी। सो गाइज, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट सीखना क्यों ज़रूरी है। चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें लाइक CSIR नेट, IIT जैम, CUET, गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, आप सिर्फ कुछ ट्रिक्स टिप्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के चले जाएं तो हाँ, ऐसा होता है कि आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। लाइक आप LS निकाल सकते हैं, इवन JRF भी निकाल सकते हैं, गेट को क्रैक कर सकते हैं। बट फंसते हम तब हैं जब हमारा जॉब के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि हम एग्जाम तो क्वालिफाइड हैं बट नॉलेज लेवल पे तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि हमने कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक किया था। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा CSIR नेट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो देखिए गाइज, अगर हम बात करते हैं ओके अगर हम बात करते हैं अपने CSIR नेट JRF के बारे में, ठीक है, तो हमें पता है हम आसानी से हमारे पास में एक सेक्शन होता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास में 60 क्वेश्चंस हैं और इन 60 क्वेश्चंस में से अगर मैं सिर्फ 25 क्वेश्चंस भी सही कर दूं, सही, ठीक है, तो मेरा JRF निकल जाएगा। आई कैन क्रैक CSIR नेट। ठीक है, तो ये फिर 25 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, तो मेरी जो पूरी बहुत सारी यूनिट्स है CSIR नेट की, उनमें से मैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को यानी कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ लूँ। लेट्स से मैंने पूरा ऑर्गेनिक छोड़ दिया, इनऑर्गेनिक और फिजिकल लिया, मेरा क्रैक हो गया। पर जब मेरा CSIR नेट JRF हो गया, लेट्स से JRF होने के बाद में मैंने PhD में एनरोलमेंट ले लिया, मेरे को अच्छी खासी स्टाइपेंड भी मिल रही है। ठीक है, स्टाइपेंड भी मिल रही है, PhD भी मैंने ज्वाइन कर लिया। बट PhD करने के बाद में जब मैं अपना जॉब के लिए मतलब प्रोफेसर बनने के लिए जाती हूँ और मेरा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू से भी पहले आजकल जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, और इनफैक्ट जो नेशनल गवर्नमेंट भी है, वो क्या करती हैं, आपको स्पेसिफिक स्टेट वाइज भी टेस्ट लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, आप किसी कॉलेज में गए जो कि स्टेट लेवल पे आता है और वहाँ पे आपका वो LS मतलब वो फॉर्म्स निकालेंगे, उसके बिहाफ पे आपका एक टेस्ट होगा। और वो टेस्ट आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, MCQ बेस्ड भी हो सकता है, और कभी कभी सिर्फ MCQ होता है, कभी कभी सिर्फ सब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे अगर मुझे जॉब चाहिए तो जॉब के लिए मेरे को मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना होता है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बेरोजगार हैं और वो जॉब के लिए मेरी तरह ही लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो सब है, ठीक है यार, ये सब लाइन में खड़े हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। अब मुझे क्या करना है, अब उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें से जिस बंदे के क्वेश्चंस जिस इंसान के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, है ना, वो ही उसी का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने का मतलब है मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब उसका कुछ कट ऑफ तो है नहीं कि यार इतने क्वेश्चन करोगे तो मेरिट में नाम आ जाएगा। वो तो बाकी बच्चों की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है कि जो बाकी बच्चे उन्होंने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है ना, उनसे ज़्यादा ही मुझे करने हैं अगर मुझे जॉब को परस्यू करना है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि मैंने तो ऑर्गेनिक पूरा का पूरा छोड़ दिया था, मेरे को तो सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल आता है, वो भी उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं जो कि मैंने अच्छे से कर रहे थे, जिसके भी यहाँ पे मेरा एग्जाम तो क्रैक हो गया, अच्छी खासी रैंक भी आ गई, पर मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। मैंने ट्राई तो किया अपनी तरफ से कि भाई मेरा नाम आ जाए, बट मेरा नाम नहीं आ पाया। रीजन नहीं कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, मेरे को ऑर्गेनिक आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैं कैसे करूँगी। तो अब जब हमने PhD भी कर लिया और अब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त मुझे दोबारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उस जॉब के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। अब देखो, CSIR नेट JRF के लिए जो बच्चे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और जो बच्चे जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेक्शन यानी कि ज़्यादा जोर लोग जॉब को लेने में लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ CSIR नेट JRF। तो जॉब में ये टक्कर देने बच्चे बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा compete करना पड़ता है उन स्पेसिफिक क्रीम स्टूडेंट्स के साथ में। तो यहाँ पे मेरे को सब्जेक्ट अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करने के बावजूद भी, बहुत अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी अपनी सीट को उस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगी या उस PSU में जॉब नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी होगा। अब इंटरव्यू क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज पे होगा। अब मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, मैंने तो कुछ ट्रिक्स पढ़ लिए थे और उन ट्रिक्स से मेरा एग्जाम निकल गया। तो मेरा ये सब कहानी सुनाने का माध्यम और
मतलब जो मेरे बोलने का तरीका है वो ये है, जो बोलना मैं चाहती हूँ वो ये है कि आपको सब्जेक्ट सीखना है। एग्ज़ाम डेफिनेटली अपने आप ही क्रैक हो जाता है। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम को क्रैक मैं कैसे करूँ, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एग्ज़ाम क्रैक स्ट्रैटेजी से भी हो जाता है। एग्ज़ाम क्रैक करेक्ट नॉलेज और करेक्ट चूजिंग ऑफ द राइट क्वेश्चंस एंड राइट सब्जेक्ट टॉपिक से भी हो जाता है, बट सब्जेक्ट ऐसे नहीं सीखा जाता। और एक बार आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो एग्जाम क्रैक करने के बाद दोबारा सब्जेक्ट को पढ़ना इतना ज़्यादा पेशेंस हमें रहता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा बड़ा वाला सिलेबस बहुत समय से पढ़ रहे होते हैं। तो उसके बाद में दोबारा उसे पढ़ें, वो भी इतनी डेप्थ में, ताकि हम अपने जॉब के लिए या जो भी मैं PSUs में जाना चाहती हूँ उसके लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर सकूँ, तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं उस वक्त अगर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, है ना, उसके वक्त ही अगर मैं सब्जेक्ट को ही सीख जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा रहता है, क्योंकि मेरे को जो एग्ज़ाम क्रैक हुआ है वो मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज के बिहाफ पे हुआ है, विद सम ट्रिक्स एंड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। ओके, तो अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हम किसी भी सब्जेक्ट को कैसे लर्न कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, क्या अल्टीमेटली कंफ्यूजन्स होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था गाइस कि हमारा जो बैच है 20 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है ना। तो कंडीशंस क्या है, डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा गाइस वो रहेगा सब्जेक्ट लर्निंग पे। जैसे कि फिजिक्स सर पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो डेफिनेटली हमारा फोकस रहेगा सब्जेक्ट को सीखने में, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होने वाली चीज़ें। तो अब आपसे हमको क्या चाहिए, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, बिकॉज हमको एग्जाम तो हम क्रैक कर ही लेंगे, है ना, पर हमको व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट टू बी अ स्टूडेंट, टू बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए जो पहली चीज़ है वो है हमें सब्जेक्ट को रीड करना है, मतलब बुक्स के सहारे हम पढ़ेंगे, रीड करना है हमको, उसको हमें लर्न करना है, और उसके बाद में हमें उसको पूरा का पूरा, आप कहते हैं ना कि अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट को समझना है तो मुझे उसको पहले तो रीडिंग पार्ट होती है, मुझे पहले रीड करना पड़ता है, फिर मुझे लर्न करना पड़ता है, फिर मुझे उसको लिव, मतलब मैं रात को भी अगर वही मुझे ख्वाबों में आए और मैं अच्छे से उसको याद कर सकूँ तो दैट इज़ बेस्टेस्ट थिंग, है ना। मतलब इतना ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस कर लिया है कि मैं उसके साथ ही जीने लग गई हूँ, तो फिर मेरा सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो मतलब हमको सबसे पहले फोकस करना है अच्छे से रीडिंग पे, अच्छे से लर्निंग पे, रिकॉलिंग पे, और उसको साथ ही साथ जीते रहना है उस सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में एक सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब हमेशा कोशिश करें कि आप टेबल एंड चेयर पे बैठें। ऐसे नहीं कि हम क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो हम बेड पे आराम से मस्त लेट के पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 110% यू विल नॉट गेट थ्रू। आपको एक सुटेबल स्टडी एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सुटेबल स्टडी एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका सुटेबल स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है तो 110% आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, आई कैन गारंटी। ओके, एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें आपकी फैमिली के पार्ट भी आ गए कि कोई फंक्शन आ रहा है हम चल दिए, दोस्त की पार्टी या बर्थडे पार्टी हम चल दिए, चलना नहीं है, कुछ समय रुकना है, ठहरना है अपने सब्जेक्ट के साथ, टॉपिक्स के साथ और टीचर्स के साथ, ठीक है। आपके पास में टेबल चेयर होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आपको नो डिस्ट्रैक्शन रखना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं एक हाथ में फ़ोन चला रहे हैं, एक हाथ में लैपटॉप चला रहे हैं और एक साइड में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सारे के सारे सेंसेस इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपके सारे सेंसेस जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो प्रॉपर सारे सेंसेस इन्वॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अच्छे से लिखते लिखते, मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें लिखना है, नोट्स बनाने अपने हाथों से। जो पढ़ना है वो बोल बोल के पढ़ना है, मेरे कानों को सुनना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे हाथों को पता होना चाहिए मैं क्या लिख रही हूँ, मेरी आंखों को पता होना चाहिए मैं क्या देख रही हूँ, है ना। तो ऐसा ऐसा डिस्ट्रैक्शन के साथ अगर आप पढ़ेंगे या अपने कुछ सेंसेस को कहीं और इन्वॉल्व करेंगे तो आप 100% कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और नोट्स मांगोगे आप, हम दे देंगे, नहीं भी मांगोगे तो भी दे देंगे, पर सेल्फ नोट्स ही पढ़ने हैं। मतलब आप सिर्फ बाकियों के नोट्स आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो, बाकी सेल्फ नोट्स ही करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ कि आपको 2 समय होते हैं जिस वक्त आपकी पढ़ाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होती है ना। हर पढ़ाई, हर स्टडी का एक क्या होता है, जैसे हमारा काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, इस तरीके से कि हम यहाँ हैं, ठीक है, और हमें समझना है पूरा का पूरा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत तो हमें आता ही है, 11th 12th हमने करा ही है, ठीक है। अब चलो नहीं करा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंचना है, फिर हम अल्टीमेटली प्रोडक्ट तक जाएंगे। तो एक ऐसा होगा, ये तभी होगा जब आप इस पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी उसको दे पाओगे, है ना। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एंथुजियाज्म है कि आप किस एनर्जी से पढ़ रहे हो, किस एंथू से पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा रेगुलर हो क्लासेस में, कितना ज़्यादा आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, कितना ज़्यादा आप लाइव आ रहे हो,
इन सब चीज़ों पे बहुत फैक्टर अफेक्ट करेंगे, क्या क्या आप होमवर्क कर रहे हो, क्या आपको जो क्वेश्चन दिए गए वो आपने सॉल्व करे, एटसेट्रा एटसेट्रा, डीपीपीज वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिसाइड करेगा कि आप किस हद तक आगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो बहुत ही फॉरमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपको पढ़ना कब है। तो पढ़ना तो है ही, ठीक है, चलो मान लो आपने एक जगह पे कहीं 3 घंटे पढ़े, उसके बाद में जो सेल्फ रिविजन है, सेल्फ की जो स्टडी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिकॉल ज़रूर करते रहना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा, लेट्स से आपने 45 मिनट्स पढ़ा, ठीक है, समझ में आया, आप उस वक्त पॉज लेंगे। पॉज लेने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको समझना है कि जो 45 मिनट पढ़ा वो पढ़ा भी या फिर ऐसे हवा में उड़ गया। तो वो पढ़ा हमने, ठीक है, अब उसको हमें पूरा का पूरा रिकॉल करना है कि ठीक है हमने ये पढ़ा। कहीं पे अगर अटक गए तो वापस किताब को खोल के देखना है कि ये चीज़ थी। फिर कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो सब्जेक्ट को बाकी सारे टॉपिक्स से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, बाकी आपको हम बताते भी रहेंगे, ठीक है। तो मुझे ये आपको बताना था गाइज़ कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए। सर ने शायद आपको बता दिया था कि किस टाइम हमारी क्लासेस होंगी, है ना, 9 AM होंगी मॉर्निंग में। तो आप सब मुझको लाइव दिख जाने चाहिए रेगुलर क्लासेस में सब्जेक्ट को सीखने के लिए, ठीक है। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी अगर आप सच में प्रिपेयर करना चाहते हैं, अदरवाइज हमारे साथ ज्वाइन ना करें, वही आपके लिए फ़ायदा होगा। ओके, चलिए, सो मिलते हैं आपसे दोबारा। मुझे फिलहाल इतना ही बताना था, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।